Hello everyone. So in this video we are going to discuss about CBCS system और you can say choice based credit system. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि NEP 2020 से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और अभी जो करंट सिनेरियो हमारे पास यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सिस्टम से पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि NEP 2020 का मेन एजेंडा क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर हमें काम करना है, एज वेल एज अगर हमें रेवोल्यूशन लाना है हायर एजुकेशन सिस्टम में तो स्टूडेंट को चॉइसेस हमें देनी पड़ेंगी ताकि वो अपनी स्किल के अनुसार अपनी चॉइस के हिसाब से अपना पूरा का पूरा करिकुलम डिसाइड कर सके। सो चलिए जानते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में कि इस सिस्टम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ यूजीसी नेट में पूछी जा सकती हैं। सो ये एक ऐसा सिस्टम है, इट इज़ अ प्रूवन एडवांस मोड ऑफ लर्निंग in the field of higher education which facilitates our students to have some freedom in selecting his and her own choices in the curriculum for completing any degree program. So यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि मान लीजिए आपने अपने आप को इनरोल करा बीएससी में। सो कन्वेंशनल अप्रोच हमारी क्या होती थी कि हम अगर बीएससी के अंदर इनरोल करें हैं किसी भी कॉलेज से किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भी हमारे पास अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो मान लीजिए 6 सेमेस्टर हमें पढ़ने हैं तो उसमें एक सेट करिकुलम होगा, वो पढ़ लिया, पास हो गए तो डिग्री मिल जाएगी, पास नहीं हुआ तो डिग्री नहीं मिलेगी। बट नाउ द अप्रोच हैज़ बीन चेंज। सो अप्रोच कैसे चेंज हुई है कि अगर मेरे पास चॉइसेस हों कि मेरे को 3 सब्जेक्ट की चॉइसेस मिली हुई है तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के अनुसार, अपने स्किल सेट के अनुसार और अपनी नीड के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लूँ और इस सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद में जितने भी क्रेडिट मैंने अर्न करे हैं, जितने भी नंबर मेरे आए हैं, वो मेरे डेफिनेटली डिग्री के अंदर जुड़ने चाहिए। सो यहाँ पे जो भी चीज़ को महत्वता दी गई है वो हमारा स्टूडेंट है, कि स्टूडेंट को फ्रीडम दी गई है उसको अपने चॉइसेस का करिकुलम चूज़ करने के लिए, ठीक है, कोई भी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 11 जो 5th ईयर हमारे जो 5 साल की योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, तो 11 नंबर के अंदर इंडिया में ये चीज़ प्रपोज हुई थी, मेजर टू अकेडमिक रिफॉर्म्स। सो तब अकेडमिक रिफॉर्म्स के बारे में गवर्नमेंट्स काफ़ी सारे काम कर रही थी, तो 11 पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ का अच्छा खासा मेंशन है। सो उस टाइम पे हमारे पास बना था नेशनल नॉलेज कमीशन जो सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप के अंडर बना था, इसलिए इसको सैम पित्रोदा कमीशन भी कहा जाता है, राइट। रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि द नेशन इन 2008 एंड 9 ऑन हायर एजुकेशन एंड यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो कि 2009 में आई थी, उन दोनों ने रिकमेंड किया है रिवैम्पिंग द हायर एजुकेशन थ्रू एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सो जो ये CBCS का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो हमें यहाँ से भी देखने को मिलता है कि सैम पित्रोदा कमीशन एज वेल एज जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, उन दोनों ने ही काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बताए हैं कि हायर एजुकेशन की सेक्टर में ये सारे रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, और ये काफ़ी सारे रिकमेंडेशन हायर एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने दिए। सो उन्होंने बताया चॉइस बेस के बारे में। सो चॉइस बेस के बारे में क्या है कि स्टूडेंट के पास में मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए अपने करिकुलम के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि 6 सेमेस्टर हैं और आपने कोई 20 या 25 सब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हैं और वही पढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मेरा फ्यूचर इस सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकूं रादर देन ऑप्टिंग फॉर अनदर सब्जेक्ट, राइट। देन ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ग्रेड्स मिलेंगे, जो भी मार्क्स आप लोगों ने सिक्योर करे हैं, जितने भी नंबर आप लोगों के मिले हैं उसका कोई ना कोई ग्रेड आपको मिल जाएगा, जैसे A, O, B, C या D, इस तरह के ग्रेड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। देन सेमेस्टर सिस्टम होगा कि जो टीचर और लर्नर का एंगेजमेंट क्वोशंट है कैन बी मेजर्ड सेमेस्टर वाइज, ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज होगा, ईयरली मेथड नहीं है। देन क्रेडिट, क्लास पर आर वीक कैरीज एडिशनल इंपॉर्टेंस इन क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, एक वीक में पूरा का पूरा करिकुलम आएगा कि एक वीक में इतने सारे क्लासेस हैं और उसके हिसाब से क्रेडिट्स आप लोगों को मिलेंगे। देन असेसमेंट भी होगा, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द फॉर्म ऑफ द क्लासरूम अटेंडेंस। असेसमेंट कैसे करोगे कि कितने आप लोगों के अटेंडेंस है, 75% है, 80% है, मिड टर्म टेस्ट वगैरह, और आपके पास जो असेसमेंट होगा वो कंटिन्यूस मोड पे होगा और वाइड रेंजिंग असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारी कुछ रिकमेंडेशन और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। CBCS जो सिस्टम है इसका विजन क्या है, करना क्या चाहते हैं हम इससे। सो इसका विजन है टू इवॉल्व अ हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज सुटेबली ब्लेंडेड with provision of knowledge values and skill practice where every students learn in without sacrificing his and her creativity। आप लोगों ने ये चीज़ें अपने कॉलेज टाइम पे भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी होंगी कि आपको ये चीज़ चॉइस अगर मिली नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इलेक्टिव थे
आप 6 सेमेस्टर में थे, आपके पास इलेक्टिव थे कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस थ्योरी के जगह आप लोग एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के भी 4 क्रेडिट हैं, आपके थ्योरी सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट हैं। सो प्रोजेक्ट को रखने का मोटिव क्या है, ताकि बच्चे जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू डू दी प्रोजेक्ट, उनकी क्रिएटिविटी को हमने रोका नहीं है, करिकुलम ने उसको रोका नहीं है। सो जैसे प्रोजेक्ट एज अ चॉइस दे देना, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एज अ चॉइस देना कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो लगता है कि मेरा स्किल इसमें बनेगा, तो आप वो चूज कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। टू डेवलप करिकुला और करिकुलम दैट वुड फैसिलिटेट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। सो यहाँ पे जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच आती जा रही है, जहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, उसको हटा के स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग के बारे में बात करी गई है। टू डेवलप एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन दी हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वही पुराने जमाने का अप्रोच नहीं है कि पढ़ा, उसके अंदर से पेपर आ गया और जो भी नंबर आप लोगों ने सिक्योर करे उस हिसाब से आप लोगों की डिग्री मिल गई, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो रेवोल्यूशन एक आया है, एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म देखने को मिला है। लास्टली विजन क्या है इसका, टू अल्टीमेट विजन इज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दी हायर एजुकेशन, लाइक आई टोल्ड यू, ये बहुत बड़ा मोटिव हमारा NEP 2020 का भी है। सो द स्टूडेंट्स डेवलप थिंकिंग एज वेल एज एनालिटिकल एबिलिटीज, ठीक है, कि वो अपने सोचने की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं और अपनी एनालाइज करने की एबिलिटी को भी बढ़ाएं। ही और शी गेट्स इक्विप्ड विद द नेसेसरी स्किल्स, अल्टीमेटली मेकिंग हिज एंड सूटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इन द इंटीग्रेट वैल्यूज। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे स्किल सेट बहुत ज़्यादा चाहिए। जो भी नॉलेज हम लोगों ने गेन करी है, किताबी नॉलेज जो है, उस चीज़ की उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, रादर स्किल सेट को दी जा रही है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। तो यहाँ पे वही सारी बातों के बारे में बताया गया है। In order to bring uniformity in evaluation system and computation of the cumulative grade point average, जिसको आप लोग CGPA के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, based on the students performance in the examination, कुछ basic features हैं हमारे CBCS के, कि CBCS के हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि स्टूडेंट के हित में काम कर रही हैं। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट लर्न कर सकता है अपने खुद के पेस के अकॉर्डिंग, जैसा उसको समझ में आता है, जिस स्पीड से उसको समझ में आता है, वो उसके हिसाब से लर्न कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। दिस इज अ यूनिफॉर्म CBCS फॉर ऑल सेंट्रल एंड स्टेट एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि आपके पास में CBCS अलग है और अलग स्टेट का अलग CBCS मॉडल है, नो, एक यूनिफॉर्म अप्रोच है जो कि ओवरऑल इंडिया में जिन जिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट हो रहा है, उनके सामने सेम अप्रोच रहेगी, सेम तरीके से क्रेडिट आप लोगों के एवेलुएट होंगे। देयर आर 3 मेन कोर्सेज, यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। आपके विजन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपके नीड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कोर्सेज के ऊपर। तो 3 टाइप के कोर्सेज हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक तो होता है कोर कोर्सेज, एक होता है इलेक्टिव कोर्सेज, और एक होता है फाउंडेशनल कोर्सेज। हर एक कोर्सेज को दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, वो दूसरे नाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एग्जामिनर है वो कोर नाम से पूछेगा या किसी और नाम से पूछेगा। सो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। एज वेल एज देयर आर ऑल्सो नॉन क्रेडिट कोर्सेज। ऐसा नहीं है कि सभी कोर्सेज के क्रेडिट मिले, नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी आप लोगों के पास हैं अवेलेबल, विच विल बी एक्सेस्ड एज सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। मगर अगर उसके क्रेडिट नहीं है, कोई 2 क्रेडिट नहीं है, 3 क्रेडिट नहीं है, 4 क्रेडिट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उनका स्टेटस होगा सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री का। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ CGPA और SGPA, ठीक है। जब आपकी CGPA कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे नंबर चाहिए, नंबर्स के लिए ग्रेड चाहिए, ग्रेड्स के लिए क्रेडिट चाहिए। तो अगर क्रेडिट ही नहीं है इनके पास, तो ये आपके CGPA में भी कैलकुलेट नहीं होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नॉन क्रेडिट कोर्स हैं, वो आप लोगों के CGPA में भी आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। इनहांस स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी बाय टेकिंग अ प्रोजेक्ट वर्क, लाइक आई टोल्ड यू, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग बेस आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऑल द 3 मेन कोर्सेज, कोर, इलेक्टिव एज वेल एज हमारा फाउंडेशनल, विल बी इवैल्यूएटेड एंड एक्सेस्ड टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड रिजल्ट। ओके, क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ द स्टूडेंट चेंजेस हिज एंड हर ब्रांच ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे वो फ्रीडम भी आपको मिली गई है कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं कल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चीज़ पढ़ रही थी, अगर मुझे लगता है कि यार मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब नहीं पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो ऐसा नहीं कि मेरा जो 1 साल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो ख़राब हो जाएगा। वो जो मेरे क्रेडिट हैं वो मेरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे डोमेन में जहाँ पर मैं स्टडी अब करना चाहती हूँ, ठीक है। एज वेल एज अगर बीच में ब्रेक भी आता है, ठीक है,
कोई रीजंस हो सकते हैं कि 1 साल पढ़ाई करी उसके बाद में नहीं पढ़ाई करी, राइट, लेकिन फिर से रिज्यूम करना है तो शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड ईयर से आप लोग शुरुआत कीजिए, इसके जो क्रेडिट थे वो आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जो ट्रांसफर अप्रोच भी आप लोगों के पास है, जो कि बहुत बढ़िया काम है। चलिए, तो CBCS इज अ स्टेप टुवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम न्यूमेरिकल मार्किंग टू ग्रेडिंग। ये याद रखेंगे, यहाँ पे ग्रेड मिलता है, नंबर नहीं मिलता है। नंबर्स अगर हैं तो लेटर ऑन उसको ग्रेड में चेंज कर दिया जाता है। ग्रेडिंग मिनिमाइज द स्टिग्मा और फेल। यस, अगर हमारे पास में 100 में से 33 नंबर आए हैं, सब लोग बोल देते हैं भाई तू तो फेल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, राइट, वो आपकी कॉम्पिटेंसी बताता है, क्योंकि जो ग्रेडिंग है वो आप लोगों को पता है किस तरीके से होगी कि 75 या उससे ज़्यादा है तो A ग्रेड मिल सकता है। जो ग्रेडिंग सिस्टम है जो CBCS मॉडल फॉलो करता है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताने वाली हूँ अभी नेक्स्ट कुछ पेजेस के माध्यम से। लेकिन जो फेल का स्टिग्मा है ना, जो छापा पड़ जाता है कि यार ये तो फेलियर है, राइट, ये तो फेल हो गया था, उस चीज़ को भी दूर करता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इट इज़ कंसीडर डिजायरेबल, ये बहुत नीडेड था, बिकॉज इट फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। एक जो स्टूडेंट है वो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जंप कर सकता है, या फिर एक कोर्स उसने किसी भी यूनिवर्सिटी से करा था वो दूसरे बेसिकली दूसरे यूनिवर्सिटी में भी जंप कर सकता है, इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री और अक्रॉस अदर कंट्रीज। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स कैन दस असेस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जुडिशली, ठीक है। देखेंगे, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कोर्सेज के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक होता है हमारा कोर कोर्स। कोर कोर्स वो होता है कि यार ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट, इसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं मिल रही, वो है आपके पास में कोर्स, कोर कोर्स के अंदर। सो कोर्स विच शुड कंपल्सरी बी स्टडीड बाय अ कैंडिडेट, कि ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है, वो आ गए आपके कोर कोर्स के अंदर, क्योंकि वो आपके कोर रिक्वायरमेंट है एज टर्म्ड एज अ कोर कोर्स। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग BSc कर रहे हैं, मान लीजिए BSc इन कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग कर रहे हैं, तो यार कोर कोर्स में अगर C है, C++ है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा का पूरा कोर्स या डिग्री की वैल्यू क्या है। सो कोर कोर्सेज में वो सब्जेक्ट आएंगे कि जो हमारे मैंडेटरी चीज़ें हैं, जिसमें कोई भी चॉइस हमें नहीं दी गई है। देन आता है इलेक्टिव, जहाँ पे चूज करने की फैसिलिटी मिलती है बच्चे को। इसके अंदर क्या होता है, जनरली अ कोर्स विच कैन बी चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 कोर्स उसके बाद चूज करने की फैसिलिटी मिली है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो पूल ऑफ कोर्सेज होंगे, उसमें से आपकी जो मर्जी है वो आप चूज कर सकते हैं, विच मे बी वेरी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड और सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन subject of the study, which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline, subject, domain or nurtures the candidate's proficiency skilled is called elective course। क्या कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप लोग अपनी डिग्री कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट आपने कोर कोर्स में पढ़ा है, लेकिन अगर लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कोर डोमेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को एज अ चॉइस मिलने चाहिए। मान लीजिए ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन पे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिजाइन करा है और वो एज अ इलेक्टिव आपको दे दिया है। सो ब्लॉकचेन पढ़ने से क्या होगा, जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना वो स्ट्रांग होगा। सो इलेक्टिव में आपके पास ऐसे चॉइसेस मिलेंगे जो कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसमें एडवांसमेंट करने के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज आते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज की मैं बात करूँ, 3 तरह के कोर्सेज हमें पढ़ने हैं। एक तो होते हैं DSE कोर्स, जिनको हम लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग डिग्री कर रहे हो उससे रिलेटेड इलेक्टिव आपको दिया गया है, ठीक है। जिसमें आप लोग डिग्री कर रहे हैं, जो आपका मेन मोटिव है, उससे रिलेटेड इलेक्टिव आपको दिया गया है। मेन डिसिप्लिन स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इज रेफर्ड एज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता रही हूँ, एज वेल एज जो लैंग्वेज आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगी, जो कि UGC के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, मे ऑल्सो ऑफर डिसिप्लिन रिलेटेड इलेक्टिव कोर्सेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ठीक है। ये आप लोगों के होंगे। कहने का मतलब यही है कि ऐसे कोर्सेज जो कि आपके कोर कोर्स से रिलेटेड है, एज अ इलेक्टिव आपको दिए गए हैं। सो ब्लॉकचेन वाला एग्जांपल यहाँ पे लग जाएगा। देन होता है एज अ प्रोजेक्ट, ओके, डिसर्टेशन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, कि कोई
सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर भी चॉइस दी जाती है कि ये प्रोजेक्ट कर लो या फिर ये प्रोजेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, जो आप लोगों की प्रैक्टिकल आप लोगों की पावर है, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ के उसको अप्लाई कहाँ करना है, वो नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे आप लोग कोई स्पेशल या एडवांस नॉलेज गेन करेंगे, सच एज सप्लीमेंट स्टडी और सपोर्ट स्टडी टू अ प्रोजेक्ट वर्क। सो ये प्रोजेक्ट वर्क भी एज अ इलेक्टिव आपको मिल सकता है, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। देन थर्डली आपको मिल सकता है एक जेनेरिक इलेक्टिव, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो एआई का लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरे को कोई दूसरी चीज़ सीखने को मिल रही है। मान लीजिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, राइट। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट दे दिया एज अ इलेक्टिव। आई एम होपिंग कि आपको मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। मेरी एक्चुअल डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन मुझे एज अ इलेक्टिव क्या मिला देखने को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला। सो वो मेरे पास में जेनेरिक इलेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। दैट चूजन जनरली फ्रॉम अ अनरिलेटेड डिसिप्लिन, जो कि मेरे मेन डिग्री से रिलेटेड नहीं है। सो इसका एग्जांपल आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बना लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, ये रखा क्यों है, द इंटेंशन टू सीक एक्सपोजर इन, कोई एक्सपोजर आपको चाहिए कि यार ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों के पास में जेनेरिक इलेक्टिव दे दिया। एक चीज़ याद रखें जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये है कि जो जेनेरिक इलेक्टिव मुझे मिला है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए कोर सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स जो बच्चे डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही कर रहे हैं उनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर सब्जेक्ट है, लेकिन मेरी डिग्री तो कंप्यूटर साइंस में है। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो किसी और के लिए इलेक्टिव हो सकता है, और जो आपके पास इलेक्टिव है वो किसी और का कोर सब्जेक्ट हो सकता है, बस वही। देन हमारे पास थर्ड टाइप के कोर्सेज आते हैं AEC, जिनको हम लोग एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स बोलते हैं, जिससे आपकी एबिलिटी को इन्हांसमेंट मिलेगी, स्किल आपको सीखने को मिलेगी। इनको फाउंडेशनल कोर्सेज भी बोलते हैं। सो कभी कभी एग्जामिनेशन आपको सीधे फाउंडेशनल कोर्स दिया जा सकता है, या फिर आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स दिया जा सकता है, या फिर आपको कॉम्पिटेंसी इंप्रूवमेंट कोर्स दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यार आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा नरिश करने के लिए आप ऐसे कोर्सेज ले सकते हैं, जिससे इन्हांसमेंट होगा, बढ़ेंगे, आपकी स्किल आएगी आप लोगों में, ठीक है। तो इसमें मेन दो टाइप के कोर्स हैं, एक तो होता है इसमें भी कंपलसरी और एक इसमें भी इलेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो AE कंपलसरी कोर्स जिसको AECC कोर्स बोलते हैं, यानी AE इलेक्टिव कोर्स जिसको AEEC बोलते हैं, ठीक है। याद रखें ये एबिलिटी इन्हांसमेंट वाले हैं, ये कोर नहीं है, ये इलेक्टिव नहीं है, लेकिन इनमें भी कंपलसरी एंड इलेक्टिव दोनों आप लोगों के मिलेंगे। सो AECC कोर्सेज में आपके पास में क्या होंगे, ऐसा कोर्स आप लोगों का बनाया हो गया है जो कि कंटेंट दैट लीड्स टू नॉलेज एनहांसमेंट, नॉलेज आपको मिल रही है, ठीक है। किस तरह की नॉलेज, यहाँ पे आप लोगों के पास में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में इन्वायरमेंटल साइंस होते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जो पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है, हमारे करिकुलम में, राइट, बिकॉज विच इज देयर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाओगे, बच्चों को हमें जागरूक करना है भाई इन्वायरमेंट के बारे में। देन इंग्लिश या MIL कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे मैंडेटरी कोर्सेज हैं, कोई चॉइस हमें नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पास में हमारी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, तो ये हो गए AECC। देन लास्ट है हमारे इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में, इसमें हमें प्रोजेक्ट वर्क मिल सकते हैं, कोई भी डिसर्टेशन मिल सकता है। याद रखिएगा ये सभी एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट के लिए हैं, राइट। सो यहाँ पे कोई डिसर्टेशन हो सकता है जो कि 6 क्रेडिट का हो सकता है, ठीक है, राइट। सो ये भाई ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। लास्टली आप लोगों को बताना चाहूँगी कि UGC का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो रिकमेंड करा है अंडर CBCS मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों के लेटर ग्रेड में 10 नंबर आए हैं, ठीक है, यहाँ पे वो आपके बेसिकली CGP की बात हो रही है, ठीक है। तो CGPA 10 है तो मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रेड आप लोगों को मिलेगा, 9 है तो मतलब A+ एक्सीलेंट आपको मिलेगा, 8 है तो आपको वेरी गुड मिलेगा। इसको याद रख लीजिएगा, आपके लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है UGC नेट में सीधा सीधा। अगर 7 है तो आपको B+ गुड मिल सकता है, 6 है तो आप लोग अबव एवरेज कैटेगरी में आएंगे, 5 है तो एवरेज में, 4 है तो पास है, और 4 से नीचे सॉरी आपके 0 आया तो फेल होगा, और 0 एब्सेंट वाले क्राइटेरिया में अभी आपको लोगों को दिया जा सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो CBCS का सिस्टम है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक, जो कि अभी काफ़ी हिट है, काफ़ी हॉट टॉपिक है हमारे UGC नेट के एग्जामिनेशन और पेपर 1 की दृष्टि से, ठीक है। और ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों के। मेनली ये जो हमारा सिस्टम है ये हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में वेरी वेल मेंशन है।
So thank you so much for watching this session. Thank you.